चलिए सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपके पास ऐसा क्विज में लगा सकते हैं। अगर आप इन केस में क्विज में नहीं लगा पाए तो लाइव सॉल्यूशन के साथ भी आप काफ़ी हद तक डील कर सकते हो। लेकिन लाइव सॉल्यूशन का एक मतलब स्टेप आपको करना होता है कि साथ ही साथ में जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ अपना करेक्ट ऑप्शन ज़रूर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही उनको एक्सप्लेन करने पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पहले से ये टेस्ट दिए रहते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन किया जाए प्रॉपर तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। व्हेन द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, यानी हमें अपने सिस्टम को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखा भी है इट इज स्विच्ड ऑन, यानी इसे चालू किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिबूटिंग, वार्म बूटिंग, सॉफ्ट या फिर कोल्ड। तो अगर आपने बूटिंग पढ़ी हो तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो डेस्कटॉप आने यानी हमारा पावर ऑन बटन प्रेस होते ही डेस्कटॉप आने तक का जो बीच का प्रोसेस है ना, उसे हम बूटिंग कहते थे। क्या कहते थे? वूटिंग। अब वूटिंग हमने दो पढ़ी थी, एक तो हमने वार्म पढ़ी है, दूसरी हमने कोल्ड पढ़ी है, ठीक है ना। वार्म को हमने अगर आपको याद हो तो वार्म के संबंध में मैंने आपको बोला था वार्म मतलब आपका रीस्टार्ट। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है उसे हम वार्म से रिलेट करते हैं, और जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसे हम कोल्ड कहते हैं, ठीक है ना, जो उसे हम कोल्ड कहते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर चालू हो रहा है, रीस्टार्ट तो हो नहीं रहा है। रीस्टार्ट का मतलब आपने चालू किया है फिर अगेन हमें उसे बंद करके चालू करना, उसे कहते हैं रीस्टार्ट। लेकिन इनिशियल स्टेज स्टार्ट करना यानी आपने बंद किया कल, आज आप चालू करना चाहते हैं तो वो इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन रिबूटिंग है, ये रीस्टार्ट की बात कर रहा है। वार्म ऑलरेडी रीस्टार्ट होता ही है, वार्म को ही हम सॉफ्ट बूट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूट भी कहते हैं। ये दो सिमिलर नाम हम लोगों ने पढ़े थे। तो आंसर क्या होगा? इनिशियल स्टार्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली फास्ट स्टोरेज मीडिया, यानी कौन सी वो मेमोरी है जो फास्ट है। अगर आप पढ़ोगे ना तो जब मेमोरी की स्पीड और कैपेसिटी दोनों के लिए हमने एक फिगर आपको दिया था जिसका बेस था सीपीयू के रजिस्टर्ड कैश मेन मेमोरी सेकेंडरी था। वहां से हम स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड दोनों की बात करते थे। कैसे बेस था? यानी सीपीयू से हम दूर जाएंगे तो स्पीड तो कम होगी, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी। वहीं सीपीयू के नज़दीक आएंगे तो हमारा जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगा, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों हमारे सेकेंडरी है तो इनकी स्पीड तो कम होगी। ये हमारी मेन है तो इसकी स्पीड हमारी सेकेंडरी से ज़्यादा होगी, लेकिन उससे ज़्यादा होगी कैश की। क्यों? कैश मेमोरी हमारे सीपीयू के नज़दीक होती है और सबसे नज़दीक रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड की ज़्यादा होती है। इसी आधार पर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, MS एक्सेल में सभी आर्गुमेंट अगर ट्रू हैं तो ही आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यानी सिंगल आर्गुमेंट अगर हमारा फॉल्स हुआ तो फिर ये आउटपुट नहीं देता। तो उस केस में हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन है ट्रू। आपका एंड से क्या होता है? अगर सभी आर्गुमेंट ट्रू होंगे तो ही आपको मिलेगा, अगर सिंगल भी गलत हुआ तो फिर आपको अपोजिट केस में जाएगा, यानी फॉल्स दे देगा आंसर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसके सिमिलर होता है, यानी ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा तो ट्रू, उस केस में हमें और मिल जाता है। वहीं आगे क्वेश्चन नंबर 4, किस लैंग्वेज को हम 5th जनरेशन की लैंग्वेज कहते हैं? देखो असेंबली की बात करें तो असेंबली 2nd जनरेशन की है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो 3rd जनरेशन की है, ठीक है ना। आप खुद से डिफाइन करो। असेंबली 2nd जनरेशन हमारी हाई लैंग्वेज 3rd जनरेशन, मशीन जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ये हमारी पहली जनरेशन की लैंग्वेज है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारी नेचुरल, जिसे हम 5th जनरेशन की लैंग्वेज कहते हैं, नेचुरल, जिसे उप्स वाली वे कहते हैं ना, AI बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या फिर इंसर्ट पॉइंट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सर नेविगेशन की इज द करेक्ट आंसर। क्यों? फंक्शन की F1 से लेकर F12 तो होती है, इनका कर्सर को कंट्रोल के लिए नहीं करते हम। कंट्रोल एस्केप की को हम कंट्रोल कीज में रखते हैं।
तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कर्सर की मूवमेंट को देखो, कर्सर की पोजीशन या मूवमेंट तो हम नेविगेट करने के लिए नेविगेशन की का यूज करते थे। या एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, जैसे होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, और साथ ही साथ में चारों एरो कीज इसी में इंक्लूड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following translator is translate a program written in a high language to machine? भाई प्रोग्राम हाई से लो में जाना है, हाई से लो में जाना है, तो कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर। असेंबलर भी था, लेकिन असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करता है, हाई को नहीं करता। बाकी ऑप्शन ऐसे हैं जो ट्रांसलेटर के अंदर आते ही नहीं, क्योंकि ट्रांसलेटर हमने 3 पढ़े, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। असेंबलर असेंबली को करता है, कंपाइलर हाई लो करता है, इंटरप्रेटर भी यही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस था स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट और लाइन बाय लाइन, जो कि इंटरप्रेटर की डेफिनेशन को बताता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द रैप टेस्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ग्रुप ऑफ होम टैब इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको रैप टेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो आप आंसर बताइए जब तक मैं बताता हूं कि रैप टेस्ट का यूज हम करते क्यों हैं। तो रैप टेस्ट का यूज किया जाता है जब हम किसी सेल में कोई कंटेंट लिखते हैं, तो हमारा सेल का कंटेंट अगर कॉलम ब्रेथ से बड़ा होता है तो दूसरी कॉलम की जो ब्रेथ होती है, यानी दूसरे कॉलम में एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को रोकने के लिए हम रैप टेस्ट करते हैं। रैप टेस्ट से क्या होता है कि जैसे हमारे कॉलम ब्रेथ से बड़ा कोई टेस्ट जाता है तो ऑटोमेटिक फिर वो दूसरी लाइन में आ जाता है। ये प्रोसेस हमें एक्सेल में सेट करनी पड़ती है, जो कि रैप टेस्ट से होता है, लेकिन हमारे एमएस वर्ड में ये प्रोसेस अपने आप होती है। जब हमारा कोई वर्ड मार्जिन से बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। वर्ड में ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सेट करना होता है। तो ये ऑप्शन आपका अगर आपको याद हो तो फॉन्ट से रिलेटेड है। देखो स्टाइल में आपने 2 ही कमांड पढ़ी थी, कंडीशन फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज अ टेबल वाली। सेल्स की बात करें तो सेल्स कमांड ग्रुप में आपने 3 कमांड पढ़ी, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ठीक है ना। तो ये इसमें भी नहीं है। स्टाइल में फॉन्ट में तो होगा ही नहीं। अलाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन पहला ही। फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड है, और कुछ ऐसी एक भी ऐसी कमांड नहीं थी जो हमें कहीं ना कहीं एमएस वर्ड से अलग देखने को मिली हो हमारे फॉन्ट में, तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अलाउ टू मूव टू। ये भाई जिस क्वेश्चन की अभी हम जिक्र कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन करने के लिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। यानी हमारा जो नेक्स्ट लाइन अपने आप चली जाती है, यानी कोई टेस्ट अगर मार्जिन से बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला जाता है, तो इसे हम वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। अभी मैंने 7 में ही इसे एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 to 8 का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, यानी वो कौन सा बारकोड है जो एक निश्चित आकार का 2D मैट्रिक्स बारकोड टेक्नोलॉजी या सिंबोलॉजी है, जो एक यूनिकली मतलब एक उसके पास क्या होता है, यूनिकली फाइंडर पैटर्न होता है जो चारों ओर हेक्सागन मॉड्यूल से बना होता है, और उसमें एक आई वॉल टाइप का, तो आई वॉल बोलेंगे तो आंसर मैक्सिकोड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हेक्सागन का संबंध मैक्सिकोड से था हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, फिंगर एंड फेस रिकॉग्निशन ऑफ यूजर सर्व द पर्पज ऑफ। देखो फिंगर और फेस आपको याद होगा बायोमेट्रिक के फीचर्स में आता है। अब बायोमेट्रिक हमने 2 प्रकार के फीचर्स पढ़े हैं, एक बिहेवियर पढ़ा है, दूसरा हमने लॉजिकल जिसे हम फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बिहेवियर में आपका वॉइस आता है, आपके गेट आते हैं, सिग्नेचर आता है, की स्टॉक आते हैं। वही अगर हम फिंगर, फेस, रेटिना इन सब की बात करें तो ये हमारे लॉजिकल में आते हैं, जिन्हें हम फिजियोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड वीडियो। कंप्यूटर के मॉनिटर को हम वीडियो कहते हैं, तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है या वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, क्विकली कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कत करेगा ना वो V4 ही करेगा। अगर V4 आपका क्लियर तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्चुअल है, वर्टिकल तो नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल है ही नहीं भैया, वर्चुअल है ही नहीं। जब वर्चुअल है ही नहीं तो फिर आप वर्चुअल के साथ नहीं जा सकते। जब वर्चुअल नहीं है तो आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगाएं। क्या लगाएंगे?
वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगा देंगे, सीधा हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि विजुअल है नहीं। अब विजुअल वैसे करेक्ट हमारा होता विजुअल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं, क्योंकि ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। इस वर्टिकल की जगह विजुअल कर लो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कर लेना तो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भाई, ठीक है। इसके ये हमारा एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है। इसमें ई को हम किस नंबर से डिनोट कर, ई की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके संबंध में आप एक ही चीज याद रखना कि इसमें 65 का मतलब ए होता है, बस यहां से आप काउंट कर लो, ठीक है। 65 का मतलब ए, 66 का मतलब बी, 67 का मतलब सी, 68 का मतलब डी और 69 का मतलब ई। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ याद ना हो, 65 बराबर ए होता है, बस ये याद रखना। आप बाइनरी नंबर तो निकाल ही लोगे, क्यों? क्योंकि 65 हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर है, डेसिमल का बाइनरी आपको आराम से मिल जाएगा भाई, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक ऑप्शन हमें ये सुधारना है, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 2 है, क्योंकि मेमोरी है। तो मेमोरी में अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी मेमोरी हमारी केबी, केबी से बड़ी एमबी, एमबी से बड़ी जीबी, जीबी से बड़ी टीबी। तो ऐसे हमें रिलेट करना है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई, ठीक है। अब केबी से छोटी की बात करोगे तो वाइट होती है, और वाइट से भी छोटी हमारी वेट होती है, ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी का होता है। आगे जाएंगे, आगे जाने पर हमें क्वेश्चन नंबर 14 मिल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन वी यूज फॉर ट्रेसिंग डायग्राम। डायग्राम को ट्रेस करने के लिए भाई हम किसका यूज करते हैं? तो स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड नहीं, डायग्राम यानी जो डायग्राम को ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है, तो ग्राफिक टैबलेट होता है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू स्टोरेज डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते। देखो, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों ने यूएसबी को भी देखा था। देखो, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यूएसबी के साथ जब तक ड्राइव ना लगे तब तक ये स्टोरेज के साथ नहीं आएगा, क्योंकि यूएसबी अगर सिंगल लिखा है तो इसे एज अ पोर्ट कंसीडर किया जाता है। पोर्ट का मतलब वो सॉकेट पॉइंट जहां से हम पेरिफेरल को कनेक्ट करते हैं, तो यूएसबी यहां पर पोर्ट के संबंध में लिखा है, इसलिए जानबूझ के ऑप्शन डाला गया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है वो कौन सा सिस्टम कॉल है जो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल विंडोज के अंदर आता है, विंडोज के अंदर। तो भाई विंडोज में कम्युनिकेशन देखो, विंडोज में कम्युनिकेशन ये है भाई, कौन सा है? क्रिएट पाइप, क्रिएट फाइल, मैपिंग है, मैप व्यू ऑफ फाइल है, ये 3 है। ढूंढो भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सर क्रिएट पाइप मिल रहा है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी सिस्टम कॉल के क्वेश्चंस आते हैं तो इस फिगर को आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोसेस, फाइल, डिवाइस और कम्युनिकेशन 4 वेरी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूनिक्स और लाइनेक्स की बात करें या फिर हम बात करें विंडोज की, ये दोनों केस में पूछे जाते हैं। लेकिन अब काफ़ी ऐसी भी शिफ्ट देखी गई है जिस ज़्यादा नहीं, जिसमें इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और प्रोडक्शन की भी बात करी गई है, तो भाई फिर तो आपको इस लिस्टिंग के तहत ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश कंप्यूटर के ऑल हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सारी गाड़ियां रुकेंगी। सारी गाड़ियां रुकेंगी तो हमारा मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। पता है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सारी गाड़ियां रुकेंगी तो हमारा सीधा मदरबोर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बाइनरी का सम करना है, पहले नंबर लिख लो भाई, क्या है सर? 0 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है 0 0 1 1 0 0 0 और 1, ये इनको हमें ऐड करना है, एडिशन कर लीजिए। अब एडिशन में पता है दिक्कत कहाँ आती है? 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलता है और 1 कैरी में जाता है, बस इस चीज को याद रखना है हमें, ठीक है। चलिए, तो 0 0 करेंगे, 0 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा,
1 1 को ऐड करेंगे तो देखो 1 1 को ऐड किया तो क्या मिलना चाहिए सर 0, और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी में, ठीक है। फिर 1 1 को ऐड करोगे तो अगेन 0 मिलेगा, एक 1 चला जाएगा यहाँ पर कैरी में, तो ये फिर क्या आएगा 1, ये 0 और ये 1, ठीक है। यानी 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो आंसर ढूंढ लीजिए। आंसर ढूंढोगे तो आपको ऑप्शन नंबर पहला ही नजर आ रहा होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वह कंटेनर जो इंकजेट प्रिंटर की स्याही को रखता है। भाई इंकजेट के संबंध में इंकजेट कार्टेज को समझा था, और लेजर प्रिंटर के संबंध में टोनर को, और हमने डॉट मैट्रिक के संबंध में रिबन को। भाई तो भाई देखिए टोनर ये लेजर के लिए, इंकजेट हमारा कार्टेज, ऑप्शन 4 सीधा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं है। चलिए मोस्ट एडवांटेज फॉर्म ऑफ रोम, रोम का मोस्ट एडवांटेज फॉर्म कौन सा है जो सबसे ज़्यादा उन्नत है। मतलब देखो आप दो ऑप्शन को तो देखते ही हटा दोगे क्योंकि ये रोम के फॉर्म नहीं है। रोम के फॉर्म एक पी रोम है, एक डबल ई पी रोम है। देखो पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अगर प्रोग्राम किया गलती हो जाती तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे उन्नत होगा। इस बात में तो आपको जरा सा भी डाउट नहीं है सर ये सबसे उन्नत होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे उन्नत का मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा होता है डबल ई पी रोम, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं अगर गलती हुई तो। इससे भी एक और पुराना वर्जन था जिसे हम ईपी रोम के नाम से जानते हैं, इसमें अल्ट्रा लेस का यूज होता है, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी सिस्टम को एक्सेस करने का कोई हमारा मतलब एग्जाम्पल नहीं हो सकता। देखो फिंगरप्रिंट से, गेट से, वॉइस, इन तीनों के थी, क्योंकि गेट हमारा बिहेवियर में आता है। आपको याद है बायोमेट्रिक के संबंध में, वॉइस आता है बायोमेट्रिक के संबंध में, वॉइस और गेट दोनों आते हैं ना बिहेवियर में। फिंगर आता है हमारे लॉजिकल में, हॉट स्पॉट नहीं आता। हॉट स्पॉट से हम इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ वाईफाई छोटे लेवल पे, जो कि मोबाइल के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपेरा, एप्पल सफारी, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? देखो माइक्रोसॉफ्ट ये एज, अगर एप्पल सफारी, इन दोनों की बात करें तो ये वेब ब्राउजर के हैं। ओपेरा भी हम जानते हैं वेब ब्राउजर के। वहीं सर्च इंजन होते हैं तो सर्च इंजन हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो जाता है, एप्पल का सफारी वेब ब्राउजर है। और कमेंट बॉक्स में बताइए एप्पल का वेब ब्राउजर है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें अंडू की शॉर्टकट की पूछी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडू। अंडू मतलब कंट्रोल जेड इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड के लिए वैलिड नहीं है। देखो हर्ट्ज बिल्कुल होता है, MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बिल्कुल होता है, फ्लो बिल्कुल होता है, ये भी होता है भाई फ्लोटिंग पॉइंट वाला। तो वाइट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वाइट मेमोरी यूनिट है। वाइट क्या है? मेमोरी यूनिट है, मेमोरी की साइज को या कैपेसिटी को मेजर करता है, स्पीड को नहीं करता। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ये तो सीधा आपको आंसर के साथ जाना है। सभी सॉकेट को स्टेज की जो स्थिति दिखाने के लिए हमें नेटवर्क की किस कमांड का यूज करना होगा? अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा, नेट स्टेट डैश ए, नेट स्टेट ए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, यानी होम शॉपिंग विज्ञापन निम्नलिखित में से कंप्यूटर एप्लीकेशन की किस श्रेणी से संबंध रखते हैं? मतलब एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, मार्केटिंग से, या फिर मिलिट्री से। तो अगर आप पढ़ोगे ना, फिर से पढ़ो, आपको शॉपिंग करनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। कैसे हैं? मार्केटिंग से रिलेटेड है। वहीं अगर हम आगे बात करें 27, इसमें IP एड्रेस का क्लास की रेंज लिखी हुई है। तो रेंज आपको याद होगा कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्लास A के लिए रेंज क्या थी सर, 0 से लेकर 126, और यहाँ पर 7 तक भी काफ़ी जगह मिल जाएगा, लेकिन 7
7 को लूप बैक एड्रेस के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर रखा है। वहीं अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी का रेंज हम लोगों ने 128 से 191 तक रखा है। क्लास सी का हमने 192 से लेकर 223, और क्लास डी की बात करें तो 224 से लेकर 239, और क्लास ए की रेंज बात करें तो 240 से लेकर हमारा 255 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा 90 से, ये हो जाएगा हमारा क्लास सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 और 28, हाइबरनेट मोड में। हाइबरनेट का अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हाइबरनेट और स्लीप मोड दो ऐसे शटडाउन के ऑप्शंस थे जिनका यूज हम पावर सेविंग मोड में करते थे। पावर सेविंग, अब यहाँ पर ऑप्शन भी देखोगे तो पावर सेविंग से रिलेटेड है। तो ये कम पावर सेविंग करता है, हाई पावर सेविंग करता है, या पावर कोई भी बिजली नहीं है, या मीडियम पावर सेविंग है। तो अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी पावर यूज ही नहीं होती है। अगर आपका कंप्यूटर हाइबरनेट में चला गया तो ऐसा मान के चलो कि वो गहरी नींद में, तो उस समय वो कोई पावर यूज नहीं करता, यानी एक कंप्यूटर का उपयोग करेगा, मतलब कोई पावर यूज नहीं करेगा, मतलब कंप्यूटर कोई बिजली यूज नहीं करता। अगर हम हाइबरनेट में भेज देते हैं तो नो पावर, यानी कोई भी पावर यूज नहीं करेगा। लिखा है ना, कंप्यूटर विल यूज नो पावर, कोई भी पावर यूज नहीं करता हमारा कंप्यूटर। हाँ, अगर हम स्लीप मोड में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा मतलब कम पावर यूज करता है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर फिर हाइबरनेट और शटडाउन में क्या डिफरेंस है। देखो, हाइबरनेट और शटडाउन में डिफरेंस ये होता है कि हाइबरनेट में हमारा कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने प्रोग्राम रहते हैं, सारे ऑन रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर एज अ शटडाउन मोड में चला जाता है, लेकिन चालू रहेगा। शटडाउन में सारे एप्लीकेशन बंद होने की पावर कट होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्यूमेंट की विंडो के भी कौन से किनारे हैं जहां में रूलर लाइन दिखती है। आपको याद हो तो एमएस वर्ड का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो एमएस वर्ड के इंटरफेस में कुछ इस प्रकार हमारी विंडो थी। यहाँ पर हमारा वर्किंग एरिया है जिसे हम पेज के नाम से जानते हैं। इसी वर्किंग एरिया के हमें चारों साइड हमने चीज़ें पढ़ी थी। जैसे यहाँ पर अगर हम टॉप और लेफ्ट की बात करें तो हमने रूलर लाइन देखी थी। वहीं अगर आप इधर ये राइट और बॉटम की बात करें तो इनको हमने स्क्रॉल बार देखी थी। तो आंसर बता दीजिए, रूलर लाइन कहाँ पर आती है, टॉप एंड लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज रिबन फॉर प्रिंटिंग। वो कौन सा प्रिंटर है जो रिबन का यूज करता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चंस करें। डॉटमेटिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेजर यूज करता है टोनर को और हमारा इंकजेट करता है इंकजेट कार्टेज को। ठीक है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी स्टॉक चार्ट के संबंध में कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है। देखो, हाई लो क्लोज बिल्कुल होता है, ओपन हाई क्लोज बिल्कुल होता है, वॉल्यूम हाई क्लोज होता है, लेकिन क्लस्टर स्टक और 100% ये हमने कॉलम या फिर बार में पढ़े। ये हमारे कॉलम या फिर बार की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन सीधा हो जाएगा 4 इस तक। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसके ऑप्शन मॉडिफाई किए गए हैं। तो मॉडिफाई जब ऑप्शन आते हैं मेरे द्वारा तो उस केस में आपको फंसने की पूरी चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप में आपने HTML तो पढ़ी होगी, साथ ही साथ में XML भी देखी होगी, नहीं सुनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तीसरे ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो जिसका नाम FTP है। क्या ये FTP मार्कअप लैंग्वेज है? नहीं सर, FTP हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल में आता है। यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, प्रोटोकॉल की कर रहा है, और यहाँ पर नॉट ही पूछा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमने नहीं पढ़ा है ना, उस क्वेश्चन को हम जब कर सकते हैं जब हमने बड़े हुए ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो उनकी डीलिंग से सीधा हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेशनल डिफेंस राडार या फिर एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है।
चलिए, तो एनालॉग डेटा दिखाता है, डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है वो डेटा को हैंडल करने के आधार पर पूछा जा रहा है, डेटा को साइज में नहीं पूछा जा रहा, साइज में। और साइज में भी अगर आप सोचते तो माइक्रो हमारा सिंगल यूजर होता है, तो इसका तो वैसे भी नहीं करना भाई, इसका तो वैसे भी नहीं करना। तो हाइब्रिड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज हम एयर ट्रैफिक और नेशनल डिफेंस में यूज करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म था मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा 34, क्योंकि मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा है और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर हमारा फुल फॉर्म हो जाता है। मॉडेम में मॉड्यूलेशन प्रोसेस हमने 3 देखी थी, AM PM FM। AM का मतलब एम्पलीट्यूड, PM का मतलब फेस और FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 यानी ओपन सी फेडोरा डिवाइन, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है? तो अगर हम फेडोरा और डिवाइन दोनों याद आ रहा हो तो आपको याद होगा कि लाइनेक्स के हम लोगों ने वर्जन पढ़े थे, लाइनेक्स के। तो लाइनेक्स के वर्जन के एग्जांपल्स में ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है, यह यूजर के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। इस कथन को कंप्यूटर में किस फीचर से हम लोग रिलेट करते हैं? हम लोग रिलेट करेंगे तो नो आईक्यू, यानी इसमें कोई आईक्यू नहीं होता, डिलीजेंस, नो फीलिंग, वर्सेटिलिटी। तो आंसर है कि आपका नो आईक्यू, यानी बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करेगी, क्योंकि उनके अंदर कोई आईक्यू नहीं है। जब भी तो इंस्ट्रक्शन मांगता है तो पहला ही विशेषता हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी बिना इंस्ट्रक्शन के हमारे कंप्यूटर काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन देखो, वुड प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम है, वायोस सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि वायोस फर्मवेयर के तरह वायोस फर्मवेयर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा वुडिंग में आता है। तो ईमेल यूजर करता है और यूजर के जो प्रोग्राम होते हैं वो एप्लीकेशन में आते हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38, MS वर्ड में रिव्यू टैब में नहीं है। रिव्यू टैब में भाई कौन सा नहीं मिलता? तो देखो, ट्रैक चेंज बिल्कुल मिलता है, स्मार्ट लुकअप मिलता है, वर्ड काउंट मिलता है, जो कि प्रूफिंग टैब में आता है, जो कि प्रूफिंग में इसके अलावा 2 कमांड और हैं, थिसॉरस, स्पेलिंग ग्रामर। वाटरमार्क की बात करें तो वाटरमार्क हमें डिज़ाइन में मिलता है अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करो तो आपको पेज लेआउट मिलता है। आपको याद होगा कि MS वर्ड में पुराने वर्जन में जो पेज लेआउट टैब था उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किस पार्ट में किया था? हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी डिज़ाइन बना दिए, उसमें 2 ग्रुप डाल दिए और बाकी के 3 ग्रुप हमारे लेआउट टैब में डाल दिए। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन को ज़रूर अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अंडर लाइन नंबर्स? लाइन नंबर्स के बीच में आपको कौन सा ऑप्शन नजर नहीं आएगा? MS वर्ड देखो, लाइन नंबर कमांड हमें मिलती कहाँ पर है? तो लाइन नंबर कमांड आपको लेआउट टैब के, कहाँ पर? लेआउट टैब के पेज सेटअप कमांड ग्रुप में मिलती है। पेज सेटअप कमांड ग्रुप में आपको ये कमांड मिलेगी। तो लाइन नंबर में देखो, कंटिन्यूअस रीस्टार्ट ईच पेज रीस्टार्ट सेक्शन, लेकिन टास्क रैपिंग नहीं मिलता, क्योंकि टास्क रैपिंग हमें मिलता है ब्रेक्स कमांड के अंदर, और इस ब्रेक्स कमांड के अंदर हमें 2 सेक्शंस मिलते हैं। पहला सेक्शन होता है पेजेस, दूसरा होता है सेक्शन ब्रेक। पेजेस में हमें 3 कमांड मिलती हैं, पेज ब्रेक, पेज कॉलम और टास्क रैपिंग। और सेक्शन ब्रेक की बात करें तो सेक्शन ब्रेक में हमें 4 मिलती हैं, कंटिन्यूअस, नेक्स्ट और इवन और ऑड। ये बहुत ही जो ब्रेक्स कमांड है ना, ये पेपर के लिए एक्सपेक्टेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 यानी हैथवे क्या है? हैथवे, तो आपने अगर याद हो तो हैथवे वेब ब्राउजर तो पढ़ा नहीं, ना ही सर्च इंजन पढ़ा है। ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते ही बता दोगे कि सर्च इंजन वेब ब्राउजर हम हटा देंगे। अब सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, क्या इस प्रकार आपने हैथवे को देखा है? तो हो सकता है कि कुछ लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP होता है हैथवे। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है, MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन किस फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है? यानी हमारा सीलिंग फंक्शन किस कैटेगरी में आता है?
तो सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, सम हो गया, इवन हो गया, इंटीजर, पावर, फैक्टोरियल, ये सारे हमने कहाँ पढ़े थे सर? मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े थे, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन सीलिंग का अगर पूछा जाए तो ये राउंड अप नियरेस्ट मल्टीपल निकालता है हमारे सिग्निफिकेंस के, ठीक है। तो और इसी के सिमिलर होता है हमारा फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? राउंड डाउन वैल्यू निकालता है, राउंड डाउन वैल्यू निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सॉ वर्ड काउंट। जब हम वर्ड काउंट कमांड को एक्सेस करते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन नज़र नहीं आता? देखो वर्ड काउंट में क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का स्टैटिक नज़र आता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि काउंटिंग, यानी हमारे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हैं, नंबर ऑफ लाइन कितनी, नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो कुल मिला के 5 चीज़ें मिलती हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेंटेंस की काउंटिंग नहीं होती। तो नंबर ऑफ सेंटिंग वाला ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है। पेजेस मिलता है, पैराग्राफ मिलता है, लाइंस मिलती है, वर्ड मिलता है, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा एक कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर के 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक नो स्पेस वाला, एक विथ स्पेस वाला। तो ये याद रखना है, ऐसे टोटल मिला के हमारे 5 से 6 मिल जाते हैं हमें। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको स्टेटमेंट के आधार पर ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें डेटा लिखा है और फिर एडिट करना चाहते हैं, मतलब जिसे आप एडिट करना चाहते हैं उस सेल पर डबल क्लिक कर दें, ठीक है। उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F2 को प्रेस कर दें। आपको पता है डबल क्लिक से एडिट होता है, F2 से भी एडिट होता है, बिल्कुल बात सही है। उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें डेटा लिखा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, शिफ्ट। आपको पता है शिफ्ट का सिंगल यूज़ होता ही नहीं है, ना ही कंट्रोल का सिंगल यूज़ होता है। तो इनसे एडिट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको एडिट के लिए 2 ऑप्शन है। इसके अलावा एक एडिट का और आता है, अगर आप फॉर्मूला बार को एक्सेस करोगे, फॉर्मूला बार, तो वहाँ से भी सेल के कंटेंट को एडिट किया जा सकता है। तो आपको एडिट केस में जो स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं, लिखा भी है कि हमें एडिट मोड करना है। क्या करना है? एडिट मोड में काम शुरू करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला यानी P और Q सही है, P और Q यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला बार को भी जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, आपको पता है ईमेल एड्रेस में 3 चीजें होती हैं। @ से पहले आपका यूजर नेम और बाद में डोमेन नेम। आप उठा के देख लीजिए, आपको आंसर भी नजर है। यूजर नेम कहाँ पर है? देखो यूजर नेम इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। डॉलर हमारा बीच में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेप, मेल मर्ज के सेकेंड स्टेप में स्टार्टिंग सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में कितने रेडियो बटन मिलते हैं? आप बोलोगे सर 3 मिलते हैं। यानी हमारे मेल मर्ज का सेकंड स्टेप है स्टार्टिंग सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, 3 रेडियो बटन मिलते हैं। करंट वाला, एग्जिस्टिंग वाला और टेम्पलेट वाला, 3 मिलते हैं। तो तीनों आप लोग याद रखना। इसी प्रकार थर्ड में भी 3 आते हैं, थर्ड में भी हमें 3 मिलते हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट, एग्जिस्टिंग और आउटलुक कॉन्टैक्ट, तो ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर आप फर्स्ट स्टेप में बात करोगे तो डॉक्यूमेंट के टाइप को हम सेलेक्ट करते हैं। 5 डॉक्यूमेंट के टाइप होते हैं, लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल और डायरेक्टरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 में क्या लिखा है कि जब आप लेटर को मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान दिए गए जो विकल्प में जो आइकॉन दिया है, ये जो आइकॉन हमें दिया है, जब हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स हमारा रिप्रेजेंट होगा? आपको याद होगा कि हमारे थर्ड वाले ग्रुप में रिप्रेजेंट होता है जिसका नाम राइट एंड इंसर्ट फील्ड है। एड्रेस ब्लॉक होता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? देखो एड्रेस ब्लॉक का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड यानी ग्रुप ऑफ फील्ड की जब हम बात करें, जिन फील्ड को हमने इंसर्ट किया, फील्ड क्या होते हैं? फील्ड का मतलब होता है हेडिंग्स, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये हमारे फील्ड होते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ फील्ड की बात आए तब हम एड्रेस ब्लॉक को कहते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स नाम से रिप्रेजेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 47 बटन FX, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला बटन के सामने आपको 3 बटन मिलते हैं। एक तो कैंसिल ऐसे मिलता है, एक आपका राइट मिलता है, एक आपका FX मिलता है। ये 3 बटन आते हैं और इसके आगे रहता है हमारा ऐसे बार जिसे हम फॉर्मूला, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। इस साइन से पहले यहाँ पर इस साइड हमारा
ये बॉक्स मिलता है जिसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। अगर आप ने एक्सेल का इंटरफेस देखो, इस नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस दिखता है। अब पूछा पता है क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जो हमारा ये साइन है ना, ये एफ वाला, इसका मतलब क्या है, देखो ये क्रॉस है, इसे कैंसिल बोलते हैं। और ये जो आपका साइन है ना राइट वाला, इसे इंटर या फिर एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट। और ये हमारा एफ एक्स है वो इंसर्ट फंक्शन की बात करता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों बता दिए, बाकी आपको डिस्प्ले भी कर दिया। अगला है 48 वाला। यूनिक्स में आपको क्या करना है, यानी प्रायोरिटी टास्क को निर्धारित करने के लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना है, प्रायोरिटी टास्क को हमें करना है, तो उसके लिए हमें किस कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास जो लाइनएक्स है, लाइनएक्स में कुछ ऐसी कमांड ज़रूर पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें नाइस कमांड की, तो नाइस कमांड का यूज़ किया जाता है रन अ प्रोग्राम विथ मॉडिफाइड शेड्यूल प्रायोरिटी, यानी अगर हम प्रायोरिटी रूप से किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो नाइस कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। किल का मतलब तो आपको पता है, किल का मतलब होता है मारना, यानी किसी भी हम चीज़ को मार सकते हैं, ठीक है। पीएस कमांड कैन डिस्प्ले द प्रायोरिटी। पीएस कमांड क्या करता है कि हमारी प्रायोरिटी को डिस्प्ले करता है। जिस केस में हम नाइस को लगा सकते हैं, NIN को लगा सकते हैं, लेवल डिफाइन कर सकते हैं, तो मतलब हमें सेलेक्ट करना है, तो उस केस में डिस्प्ले करना है तो हम पीएस कमांड के साथ जाएंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। एमएस वर्ड में वो कौन सा टैब है जिसमें इंसर्ट फूड और इंसर्ट नोट ऑप्शन हमें मिलता है, तो रेफरेंसेस टैब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। हमें एमएस वर्ड की फाइल को वेब ब्राउज़र पर पब्लिश करना है। तो वेब ब्राउज़र का मतलब है कि वेब ब्राउज़र पर हमारा वेब पेज ही पब्लिश होते हैं। और एक्सेल की वर्ड की फाइल को आप वेब पेज कैसे बनाएंगे सर, एक्सटेंशन लगा के। वो कौन सा एक्सटेंशन है जो वेब पेज के लिए यूज़ किया जाता है, देखो पीएनजी पता है। पीएनजी पहली बात तो कंपेटेबल नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड की फाइल को आप एज अ इमेज में क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देखोगे तो लास्ट ऑप्शन डॉट टेक्स्ट है। टेक्स्ट नाम की कोई भी एक्सटेंशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये भी गलत होगा। और ये अगर हम डॉट डीओसी की बात करें, ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट है डॉट डीओसी फाइल है। डॉट डीओसी फाइल हमारे वेब ब्राउज़र पर नहीं चलेगी, क्योंकि वेब ब्राउज़र पर हमारी वेब फाइल चलती है जिनका जो एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51। यानी वो कौन सी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो विभिन्न स्थानों पर दो या दो से अधिक लोगों के साथ आपस में वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत को अनुमति देता है। भाई हमें क्या करना है, दो या दो से वीडियो और ऑडियो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का लास्ट यानी 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइड बाय यूजर, बाय इंटरनेट। इंटरनेट कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता, इंटरनेट हमें कौन सी सर्विस देता। देखो ईमेल बिल्कुल है, एफटीपी बिल्कुल है, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल है, लेकिन ईथरनेट इंटरनेट की सर्विस नहीं है। ईथरनेट से हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेट को जो डिज़ाइन करने का तरीका वो ईथरनेट में आता है, लेकिन इंटरनेट के द्वारा ईथरनेट नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको क्लियर हुए। थोड़े फास्ट तो थे क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा टारगेट होता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, तो उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए मैथ्स रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपको ये भी पता है कि पहले कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि आपको मिनिमम रूप से कम 2 नंबर को दिलाना है मेरा, जब आपको मैथ्स नहीं आता। बाकी मैथ्स आता है तो प्रैक्टिस से आप 4+ तो आराम से ले आएंगे। अगर आपको एवरेज तरीके से भी आता होगा, हार्ड नहीं आता फिर भी आपके आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है, जैसे दिया है वैसे ही फॉलो करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये रहेगा, देखो 98,
98 में डिवाइड करना है 14 का, तो मैंने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करना है 49 का, ठीक है। माइनस करना है 295 का, सॉरी 94 का, बस इसे सॉल्व कर देना। इक्वल टू हमें निकालना है कि x का स्क्वायर क्या होगा। x का स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, जिस वैल्यू को हमें निकालना उसका मैंने x मान लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस डायरेक्ट कैंसिल आउट करूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। जैसे 14 को अगर मैं 14 देखो 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे कितनी बार सर, ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 49, 7 मल्टीप्लाई 49 ये होता है हमारा 343 माइनस का 294, इनको माइनस करो, इनको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू नज़र आएगी। इनको माइनस करिए तो माइनस करने पर ये 49 मिल रहा है। तो ये जो हमारा ये स्क्वायर है ना x का, इसे मैंने रूट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर रूट में आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो रूट में अगर आप ऐसे भी देख सकते थे, जैसे 49 है, ये हमारा 49 है और ये हमारा x की स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 49 क्या होता है सर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर, मतलब जब पावर बराबर है तो घाते हमारा बेस आधार बराबर होगा, तो x बराबर 7 आएगा। लेकिन x अगर स्क्वायर है तो x की वैल्यू 2 निकलती है, प्लस भी निकलती है माइनस भी निकलती है, जैसे यहाँ पर। तो प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो इस केस में आपको x7 दो ही एक ही नज़र आ रहा है, माइनस का 7। प्लस होता तब भी आंसर होता, यानी कोई भी वैल्यू हो हमें दोनों मिल जाती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 59। भाई मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन ही मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं, इन्हें कैसे करना है। देखो 37 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 37 पंजे कितना होगा, 37 का 5 में करोगे लगभग 185, क्योंकि 30 का 5 में 30 3 5 15, 3 5 15 मतलब 150 और 7 5 35, 150 में 35 जोड़ोगे तो हमारा 185 आएगा। 185 में जब 17 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 202, ठीक, कितना मिलेगा 202 डिवाइड बाई 37, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 52 का 4 में करो तो 50 का जब 4 में करेंगे तो 200, और 4 का 2 से करेंगे तो 8, यानी 208 प्लस हमारा 51, तो ये कितना हो जाएगा, तो 259 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 52, तो जैसे दिया हमें वैसे ही लिखना है। 7 11 का करोगे तो 77 और 1 यानी 78 डिवाइड बाई 7 प्लस करो 4 दूनी 8 और 11, ठीक, 8 और 3 11। अब इसे कैंसिल कर देना, अब इसे सॉल्व करना है, सारे फ्रैक्शन हमारे मोड में आ गए, अब सॉल्व कर देना है। देखो अगर आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने का तरीका देखो मैं कैसे बता रहा हूं भाई। देखो 13 से ये कैंसिल गया तो 13 चौक 52 होता है, तो 4 बार जाएगा, और 13 का ये भी कैंसिल आउट हो सकता है 6 टाइम, ठीक है ना। अगर मैं 7 से कैंसिल आउट करूं 7 से, तो 7 से कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 37, ठीक है, क्या आया 37। अब ये 37 जो होगा हमारा 37, ये जो 37 से ये वाला 37 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर कैंसिल करूं तो ये 4 है, तो 4 ये हमारे 2 से कट जाएगा, तो 2 से ये भी कटेगा, और इस 2 से हमारा ये वाला 2 चला गया, यानी 101 मल्टीप्लाई 3, यानी 101 मल्टीप्लाई में 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, 303 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा 303 लिखता हूं, मैंने 303 लिखा। प्लस में क्या है सर, प्लस में 11 डिवाइड बाई 4, बस एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लिया तो 4 आया, और 4 × 12 यानी 12 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 12 सॉरी कितना आ जाएगा सर, 12 23 आ जाएगा। बस अब 4 का डिवाइड दे दो, सही बटे में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाएगा कि नहीं, देखो 4 का जाएगा तो ये 3 बार, फिर 4 का नहीं जाएगा, 4 का फिर जाएगा तो 5 बार, फिर 3 बचेगा, तो 3 बचा तो 3 बटे सीधा हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या करना है भाई, आपको 21 और देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 39 मल्टीप्लाई 29, इनके बीच में पॉइंट है, इनमें पॉइंट भी लगा है तो ये 39 है, मतलब 39 3.9 है, ये ध्यान रखना, ये 3.9 है और ये 2.9 है। मल्टीप्लाई करो तो 9 का करो, 9 का पहले कर दीजिए, 9 9 81 होता है 8, ठीक है, 9 30 27 और 8 35, तो 35 आ गया। फिर कर 2 का, फिर कर 2 का, 2 का कर दीजिए तो 9 2 का कितना 18, 18 का 8 आया, ठीक है ना, और ये मिला हमें 7, तो 1 3 11। अब देखो एक अंक से पहले यहाँ पर पॉइंट था और एक अंक से पहले यहाँ पे पॉइंट था, यानी टोटल हमारा 2 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी ये इस वैल्यू की अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 21 रहा, प्लस में ये 11 पॉइंट क्या मिला 31 मिला, प्लस 8.99 है। बस इन सबको ऐड कर देना है भाई। चलिए तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये 99 8.99 हो गया और ये हमारा 21 हो गया, ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 0 और ये कितना आएगा, देखो 12 1 13 की 3 हासिल 1, 12 1 10 और 3 और 1 4, यानी 41.3, 41.3 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में क्या है, एक स्पीयर है जिसकी रेडियस दी है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है भाई, और फिर क्या है इसमें एक इस रेडियस में एक बड़ा क्यूब डाला गया। अब इस क्यूब के अंदर एक स्पीयर और फिट किया गया। पूछा क्या है कि बड़े स्पीयर का और छोटे स्पीयर का अनुपात क्या होगा वॉल्यूम का, ठीक है। तो पहले हमारे स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम का स्पीयर निकालें, यानी वॉल्यूम स्पीयर का वॉल्यूम बोलें या फिर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, यानी गोले का आयतन की बात करें तो हमारा गोले का आयतन कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा स्पीयर का वॉल्यूम होता है। अब यहां पर क्या निकालना है हमें, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं छोटे आयत, जैसे अगर मैं वॉल्यूम बोलूं, वॉल्यूम 1 लिया मैंने बड़े का, वॉल्यूम 1 मतलब लार्ज ले लेता हूं, और वॉल्यूम 2 मतलब स्मॉल मैंने एस ले लिया। ध्यान से सुनना, इनका रेशो निकालना है, तो ठीक है, पहले का अगर मैं वॉल्यूम रखूं तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू मेरे पास है कितनी है सर, आर की वैल्यू है 250√3 की पावर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल स्पीयर की वॉल्यूम की बात करूं, स्मॉल स्पीयर के वॉल्यूम की बात करूं तो ये 4/3 पाई, अब आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, आर की वैल्यू अगर मैं मिल जाए छोटे वाले आयतन की, छोटे वाले गोले की, तो फिर हमारा काम हो जाए। अब छोटे वाले गोले का हमें मिलेगा कैसे, उस चीज को समझना होगा। तो अगर मैं यहां पर एक गोला बनाता हूं, ध्यान से समझना, पहले मैं फिगर से समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, यहीं पर समझा देता हूं कि देखो एक स्पीयर है, एक स्पीयर है मतलब गोला जिसे कहते हैं ना गोला, तो यहां पर लगभग सर्कल टाइप का बनाता हूं क्योंकि ये 3D होता है। तो अगर इस स्पीयर में मैंने क्यूब डाला, मैं अगर क्यूब डालता हूं तो क्यूब में क्या होगा, क्यूब हमारा कुछ इस प्रकार नजर आएगा। मेरा फिगर क्लियर नहीं बना है, बट क्यूब कुछ इस प्रकार आएगा, क्यूब कुछ इस प्रकार आएगा, ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब में क्या है, देखो हमारा ये जो हमारा जो क्यूब का डायगोनल है, यानी अगर मैं यहां पर एक रिलेशन बिल्ड करूं कि हमारे स्पीयर का जो डायमीटर है, मतलब जिसे हम व्यास कहते हैं, यानी स्पीयर का जो डायमीटर है वो हमारे क्यूब के डायगोनल के बराबर है, क्यूब के
डायगोनल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखोगे ये हमारा स्पीयर का रेडियस मतलब व्यास है जिसे डायमीटर कहते हैं, और इन दोनों का सेंटर पॉइंट समान है, सेंटर पॉइंट समान है, तो इसका डायगोनल हमारे डायमीटर किसका है? स्पीयर का है। और डायगोनल किसका है? क्यू का, जिसे हम घन कहते हैं। तो डायमीटर से हमें क्या देखो, डायमीटर क्या होता है कि हमारा रेडियस का 2 होता है, यानी ये 2r है, तो 2r बराबर हमारा डायगोनल होगा। अगर आपको एक चीज पता हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे क्यूब का डायगोनल क्या होता है, तो अगर मैं क्यूब के डायगोनल जैसे d लिखूं तो d होता है √3a, √3a, ठीक है। अब डायगोनल मेरे पास है कि ये 2r है, ठीक है ना, और यहां से √3a, यानी अगर मैं क्यू की साइड निकालूं तो क्यू की साइड हो जाएगी 2r डिवाइड बाई √3। ये मुझे यहां से साइड मिलेगी। अब मैंने साइड क्यों निकाली, इसके पीछे रीजन है। साइड मैंने इसीलिए निकाली क्योंकि जब हमारे पास क्यूब बना है तो इस क्यूब में एक स्पीयर को और फिट किया गया है। ये हमारा स्पीयर है, ये हमारा स्पीयर है जिसे क्यू के अंदर फिट किया गया है। और ये अगर स्पीयर क्यू के अंदर फिट है तो ये एक बात क्लियर है कि इस स्पीयर मतलब हमारा जो गोला, हमारा जो क्यू है, क्यू की जो साइड है, ये हमारे क्यू की साइड है ये वाली, तो क्यू की साइड और हमारे स्पीयर का जो डायमीटर है वो समान होगा। यानी स्मॉल स्पीयर का जो डायगोनल है वो हमारे क्यू के साइड के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस r की बात करूं, इस r की बात करूं तो ये r की वैल्यू आएगी दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिस नहीं आएगी, दिस इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस नहीं है, ये हमारे पास साइड है, ये हमारा पास डायमीटर है। तो ये हमारे पास जो स्मॉल, अगर मैं यहाँ पर डायमीटर लिखूं, यहाँ पर मैं डायमीटर बोलूं तो डायमीटर वो भी स्मॉल का क्या होगा? a होगा, और a की वैल्यू हमारे पास है 2r डिवाइड बाई 3, ये डायमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए रेडियस, हमें चाहिए रेडियस। डायमीटर 2r होता है, डायमीटर 2r होता है, तो 2 का डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो रेडियस आएगी, यहाँ पर रेडियस मिलेगी वो हमें r डिवाइड बाई √3 मिल जाएगी, r डिवाइड बाई √3 मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से रेडियस था उसमें अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ना, वो r का मतलब क्या था सर? 250 √3 में अगर मैं डिवाइड कर दूं √3 का तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें इस नए वाले स्पीयर का रेडियस। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर, क्योंकि मेन कंसेप्ट यही है कि दूसरे स्पीयर का, दूसरे गोले का आप रेडियस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से मैं रिवाइज करता हूं क्या कंसेप्ट था। अगर आपने स्पीयर के अंदर क्यूब बनाओगे तो स्पीयर का जो डायमीटर होगा वो हमारे क्यू के डायगोनल के बराबर होगा, और क्यू के डायगोनल का जो रिलेशन है वो साइड के साथ दिया होता है, क्योंकि हमने उस क्यू के अंदर भी एक और स्पीयर बनाया है, और जो स्पीयर बनाया उसका डायमीटर हमारे क्यू के साइड के बराबर होगा। अब डायमीटर निकाल लिया तो डायमीटर को अगर हम आधा कर दें, डायमीटर को अगर आधा कर दे तो हमें रेडियस मिल जाता है। ये नई रेडियस मिली है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे जो नए क्यू का अगर मैं डायरेक्ट रेडियस लिखूं, ऐसे ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट लिखूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। कैसे? यानी यहां पर जो रेडियस आता वो 250 का पावर आता, क्यू आएगा, ठीक है ना। यानी 250 हमारी रेडियस मिल जाएगी नए स्पीयर की। तो आप इसे लिख लो तो भी हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा, अदरवाइज ये लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर लेता हूँ। अब जैसे हमें दिया है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा 250 की पावर क्यू, 250 की पावर क्यू। अब इनका हमें रेशो चाहिए, इनका रेशो चाहिए यानी इनका डिवाइड कर दो, इनका रेशो चाहिए यानी इनका डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, देखो इससे ये वाला कैंसिल होगा, इससे ये वाला कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो 250 की पावर क्यू और 250 की पावर क्यू ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा सर? √3 की पावर क्यू, √3 की पावर क्यू, नीचे 1 मिलेगा क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं तो 1 आ जाएगा, नीचे कुछ है ही नहीं तो 1 आ जाएगा। अब देखो √3 की पावर क्यू आप निकालोगे तो ये क्या आएगा सर? 3 √Q और रेशो में आ जाएगा हमें 1,
तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाया गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज देखनी है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकानदार है जिसके पास 2 घड़ी हैं और प्रत्येक घड़ी का कीमत है 308 रुपए, ठीक है, 308 रुपए है। तो उसने क्या किया कि दोनों घड़ी को सेल किया, एक पर 12% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 12% की हानि हुई। तो इस पूरे लेन देन में उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लाभ हुआ, वो परसेंटेज में बताना है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी के रेशो में, तो परसेंटेज का आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। अब ए और बी का जो अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा और बी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा। इस प्रकार से रेशो लगता है। देखो पहले प्रॉफिट है तो यहाँ पर हमें 12 मिलेगा, प्लस में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा हानि हो रही भी तो ये हमारा 12 माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम प्लस करें, यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, ये प्लस आता है और ये अगर हम देखें ये प्लस में ही आ जाते हैं। बाकी अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो फिर माइनस हमारा चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा प्लस 12 मल्टीप्लाई माइनस के 12। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के 12 हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस के 12 है एक और प्लस के 12, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 144 डिवाइड बाई 100। तो यहां से एक आंसर तो ये आ रहा है माइनस का 1.44। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें माइनस का मतलब है, ये जो माइनस लिखा है माइनस का मतलब लॉस है। तो लॉस में आपका एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, लेकिन यहाँ पर सही बट्टे में दिए, तो हमें भी भाई सही बट्टे के हिसाब से करना है। पॉइंट में वैल्यू नहीं दिए तो नहीं करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करें, यानी 144 डिवाइड बाई अगर मैं 100 करूं तो फिर इसमें 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूं। कितने से करूं, 4 से कर लीजिए। 4 से किसे करोगे तो ये 25 बार जाएगा, 4 से करोगे तो 36 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला सर, 36 डिवाइड बाई 25 मिला। अब 36 डिवाइड बाई 25 को आपको सीधा कर लेना है कि 25 से कम 25, 11 सही मतलब 1 सही 11 बटे 25। तो ये लॉस है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास 63 वाला, ये भी सिंप्लीफिकेशन की तरह, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इसे मैं x मान लेता हूँ। तो x परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, डिवाइड बाई 100। तो x बटे 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई में ये हमारे पास 800 है, ठीक है, इक्वल में जाएगा 293 है, माइनस ब्रैकेट में वैल्यू दी है 22%, 22 मतलब 22 बटे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 750 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है वोडामास के रूल के तहत पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। चलिए तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, तो ये 2 बार जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो 5 से ये 15 आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 11 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 93 तो ये आएगा, लेकिन 15 का 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 135 मिल जाएगा। 100 यानी 15 एकम 15, 165 मिलेगा भाई। कितना मिलेगा, 165 मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसे और देखते तो ये देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा 8x मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 293 में से 165 को माइनस कर देना है और 8 का डिवाइड करने देना है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, यानी x बराबर, अब 293 में से 65 को माइनस कर दो भाई, कितना आएगा, यानी 13 में से 5 जाएगी तो 8 मिला, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 8, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, यानी 128 डिवाइड बाई 8 कर दो भाई, कितनी का जाएगा सर, 8 एकम 8, 4 बटी 8 छक्के 48, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन थी भाई, ठीक है। चलिए अनस्क्रैबल वर्ड वाले क्वेश्चन है भाई, अनस्क्रैबल वर्ड वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि इसमें कैमल बनेगा, ये हमारा डोंकी बनेगा, और अनस्क्रैबल लेटर वाले हमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहले मीनिंगफुल बनाओ उसके बाद ऑड वन राउंड निकालो, ठीक है। ये हमारा टाइगर बनेगा, ये हमारा म्यूल बनेगा। तो म्यूल, डोंकी और कैमल ये तीनों ऐसे हैं जो बोझ होते हैं, जबकि टाइगर ऐसा नहीं होता। तो टाइगर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से बना है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा शब्द में ऐसे दो अक्षर जिन्हें खोजें जिनके अंदर उतने ही लेटर छोड़े गए जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर छोड़े गए। इन दोनों अक्षर को वर्णमाला के उस क्रम में व्यवस्थित करें, जो अक्षर दूसरे स्थान पर आएगा उसका आंसर बताओ। ठीक है, तो आ जाएगा, कर लोगे। तो क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। यानी पहले लिखा है ना उसको लिखो, ठीक है, और उसके आधार पर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाओगे वो बनाइए। ऐसे दो शब्द छोड़ बताएं जिसमें उतने ही लेटर छोड़े गए, उतने ही लेटर छोड़े गए जितने, पहले मैं लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स्ट्रा, नहीं तो आप कहोगे सर आप करा कैसे रहे हो। देखो एक्स्ट्रा में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक शब्द एक हमें मिल रहा है ए और ई। क्यों? क्योंकि ए के बाद बी, सी, डी और ई, यानी यहां पर भी 3 लेटर छोड़े, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर भी 3 छोड़े जा रहे थे। तो ऐसे पेयर का हमारे पास 2 अक्षर मिलेंगे, तो 2 अक्षर मिल गए। ठीक है, अब आगे इन दोनों अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब ए और ई व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दूसरा स्थान पर होगा? सर ई होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर यही है। समझ में आया ना कि इन दोनों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला से व्यवस्थित करें तो दूसरा कौन सा आएगा? तो भाई बाहर जाहिर सी बात है, पहले पर ए आएगा, दूसरे पर बी, हमारा ई आ जाएगा, बी तो है ही नहीं, तो लगाएंगे कैसे? अगला क्वेश्चन 67 वाला। ठीक है, चलिए, तो 68 से जिस प्रकार हमारा 130 बना है उसी प्रकार हमें निकालना है ऑप्शन से कि 350 कैसे बनेगा। ठीक है, तो 68 से पहले ये बना कैसे हमें वो निकालना है, उसके बाद हमें अगला रिलेशन बिल्ड करना होगा। कर लेंगे, चलिए कोशिश करते हैं भाई। कोशिश कैसे? पहले 68 से हमें दिस निकालना है। तो अगर मैं देखो 4 में क्यू करूं और 4 प्लस कर दूं, और यहां पर 5 का क्यू करूं प्लस 5 कर दूं, तो मुझे ये रिलेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार यहां नीचे हमें 350 है, तो 350 कैसे बना है? 350 में भी वही यही रिलेशन बिल्ड करो। तो 350 आपको पता है कि 7 का क्यू 343 होता है, उसमें 3 ऐड करने पर 350 हो जाता है। तो यहां पर देखो 4, 5, 7, यानी ऊपर जाहिर सी बात है 6 होगा, तो 6 का क्यू करो प्लस 6 कर दो। 6 का क्यू क्या होता है सर? 216। 6 ऐड करोगे तो 218, 216 और 18 222। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन भाई, जैसे लेजेंड का संबंध कहानी से है, तो उसी समान रहस्य जिसे मिस्ट्री कहते हैं उसका संबंध कैसे होगा? लेजर का संबंध जिस प्रकार कहानी से है, तो उसी प्रकार हमारे मिस्ट्री का संबंध, रहस्य का संबंध कैसे होगा? सर एंजॉय पहेली से, तो पहेली में हमेशा रहस्य होता है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑड वन आउट है भाई, ऑड वन आउट निकालो। देखो मोहित, आग्रसक, अपमान और मोहक, तो अपमान अलग है, बाकी तीनों ऐसे हैं जो हमें अट्रैक्ट करने की बात करें। कैसे करें? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपमान कहीं ना कहीं दूर की बात करता है, तो यही अलग हो जाएगा, अलग पूछना है। चलिए, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बताने कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, और इस नंबर ऑफ ट्राइंगल में आप एक चीज और याद रखना कि हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने की अपेक्षा इसमें एक चीज और पूछी जा रही आजकल, इस फिगर को कंप्लीट बनाने के लिए हमें कितनी स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आज ट्रेंड में है, दोनों चीजें याद रखना। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 28 होंगे, आप सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूं कि इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैं कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। चलिए, तो अगर आप यहां पे बिल्ड करोगे, देखो मैं इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन की हम लोगों को जरूरत होगी, तो आप ऐसे बनाओगे तो यहां पर
कुल मिला के ये हमारे पास लाइन कितनी आ गई, यानी 6 लाइन तो यहाँ से बन गई। ठीक है, ये 6 लाइन यहाँ से बनी। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार के एग्जाम में देखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 लाइन मैंने ऐसे डाल दी, 2 लाइन ऐसे डाल दी और 1 लाइन मैंने ऐसे डाल दी, तो रेड वाली हमारी 3 हो जाती हैं। तो अभी तक कितनी लाइन हो गई सर हमारे पास? अभी तक 6 लाइन हो गई। और इनके अंदर देखो 1 लाइन ऐसे डाल दो, 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 यानी 4 लाइन यहाँ से हो जाती है। तो टोटल 13 लाइन से ये फिगर कंप्लीट हुआ है। बाकी और भी बन सकती है तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे स्ट्रेट लाइन यही हैं जिनसे ये फिगर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालना है? देखो इसमें जैसे ये फिगर है हमारा, इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें 3 ट्राइंगल हैं। अब इस फिगर को आप ले जाओगे तो इस फिगर के अंदर भी 3 ट्राइंगल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अपोजिट फिगर की बात करें तो यहाँ पर भी 3 है, तो 3 ये बन गए, 3 यहाँ पर भी बने। तो अभी हम अपोजिट फिगर की हम लोगों ने बात कर ली। अब क्या करें? अब अगर इस फिगर को काउंट करें और इस फिगर को हम लोग काउंट करें तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो हमारे टोटल कितने आ रहे हैं? 12 और 8, 12 और लगभग हमारे पास 20 हो गए। अब फिर क्या करें? तो फिर इस आधार पर हमें, जैसे हमने ये फिगर निकाले ना, वैसे हम बड़े वाले फिगर में भी निकालेंगे। सॉरी, यानी छोटे तो आ गए, छोटे ये 1 2 3 4, ये 4 तो हमें मिल गए, 8 मिल जाते। लेकिन इसमें बड़ा फिगर देखो, यहाँ पर भी बने 3, यहाँ पर भी बने 3, और यहाँ पर भी बने 3, यहाँ पर भी बने 3। लेकिन 3 में से आपने 2 तो पहले ले चुके हैं, 2 पहले ले चुके हैं, तो हम 2 यहाँ से ले चुके हैं। तो इसी प्रकार देखो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और 3 ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल बन रहे हैं 4, मतलब 12 बन रहे हैं। लेकिन 12 में से हम लोग कितने 8 ले चुके हैं, 12 में से 8 ले चुके हैं, तो 4 यहाँ से बनेगा, ऐसे ही 4 यहाँ से बनेगा, तो टोटल 28 बन जाएंगे। आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें सॉल्यूशन के आधार पर दिया गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये फिगर की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो इस फिगर में देखो, पहले हमने ये 4 काउंट कर लिए थे, पहले हमने इन 4 को काउंटिंग किया था। लेकिन अभी हम क्या काउंट करें? हम देखो 3 तो यहाँ से बने, ठीक है, क्यों? 1 2 और बड़ा वाला 3, और 3 यहाँ से बने, तो 1 2 3, और 3 ही यहाँ से बने, 3 ही यहाँ से बने। तो या तो आप 3 करके ऐसे काउंट कर लो कि सर इसमें टोटल बन रहे हैं हमारे पास 12, और नीचे वाले में भी 12, तो 12 दूनी 24, और बाकी आपके वैसे हो जाएंगे। तो फिर वहां से फिगर क्या? अब इसमें से 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ऊपर हमारा 8 आएगा, नीचे भी, सॉरी 4 मतलब 4 ले चुके हैं, और बाकी फिगर कहाँ लिए? देखो बाकी फिगर भी हमने काउंट किए थे, वो देखो कैसे किए बाकी फिगर काउंट। बाकी फिगर देखो, जब हमने इस फिगर को काउंट किया था ना, ये वाला फिगर, तो इसमें 3 किए थे, तो ये वाला भी लिया था हमने, तो ऐसे माइनस हो जाते हैं हमारे ये फिगर। ठीक है, चलिए, तो बाकी अगर हम माइनस करें तो आप हर फिगर को ड्रॉ करना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन का मैंने एक PDF आपको दिया है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो GS के क्वेश्चन हैं। अगर आप GS भी करना चाहते हो तो एक बार GS भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारा, अगर मैं बात करूं कि पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, तो इसमें हमारा नीलगिरी आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, विश्व का पहला शहर कौन सा है जिसने ओलंपिक के हमारे समर और विंटर दोनों की मेज़बानी की थी? तो हमारा बीजिंग, जो चाइना में है। ठीक है, अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का संबंध बिंदु द्रव्यमान से है, तो ऑप्शन पहला सेकंड करेक्ट होगा। वहीं अगर हम आगे जाएं तो किस नीति में राजस्व और व्यय पहलू, मतलब हमारे व्यय मतलब समझते हैं, व्यय का मतलब क्या होता है? यानी राजस्व का मतलब रेवेन्यू, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। तो ये पहलू हमें कहाँ मिलते हैं सर? ये पहलू मिलते हैं हमें फिस्कल पॉलिसी के अंदर। किसके अंदर? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, तो वो डिक्लेयर ईयर कौन सा था? और जो इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 के अंदर, तो इसका जो ईयर था 1962 से लेकर 1968 आई थिंक, 4th वाला। न्यायिक समीक्षा की पावर, मतलब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और पैसेज बच्चा है तो पैसेज में मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि पैसेज में पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो उसके बाद पैसेज, या फिर पहले पैसेज करो फिर क्वेश्चंस, दोनों वे होते हैं, दोनों में से किसी भी वे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना जैसे आप पहले बेटर समझें। अगर आप इनिशियल फेज से स्टार्ट करें तो पहले क्वेश्चन फिर पैसेज से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।